अ, आप इन फ़िल्म बनाने के काफ़ी सारे मेथड्स पढ़ चुके होंगे। तो अब हमारे पास नैनो पार्टिकल्स बनाने के ये मेथड्स हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो सिंपल हमारे पास टेक्निक्स हैं, जैसे वो प्रेसिपिटेशन मेथड है, सोल जेल मेथड है या ग्रेन सिंथेसिस मेथड्स हैं। तो उनसे आप नैनो पार्टिकल्स या नैनो स्केल के नैनो लेवल स्केल के जो नैनो स्ट्रक्चर्स हैं, आप उनको कैसे बना सकते हैं। तो अब हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये मैथड इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम उस लैब में हम ये वाले मेथड जो है वो हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं, और इनकी मदद से मुख्तलिफ मटेरियल्स के मुख्तलिफ कंपाउंड्स के नैनो पार्टिकल जब हम ग्रो कर सकते हैं, या नैनो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ शेप्स के हम ग्रो कर सकते हैं। इसमें ये सबसे पहला मेथड जो है वो को प्रेसिपिटेशन का मेथड है। को प्रेसिपिटेशन ज़ाहिर है से वर्ड से ज़ाहिर है कि आप इसमें प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे मुख्तलिफ मटेरियल्स के, और वो प्रेसिपिटेट्स आपके पास नैनो स्केल के होंगे, साइज जो उनका होगा उनकी कोई भी एक डायमेंशन जो है वो नैनो में हो सकती है। अब को प्रेसिपिटेशन मेथड है क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है? This reaction involves the simultaneous occurrence of nucleation growth, coarsening और एग्लोमेरेशन प्रोसेस। अब न्यूक्लिएशन क्या होता है? न्यूक्लिएशन न्यूक्लियस से वर्ड निकला है कि किसी भी चीज़ का एक बुनियादी सबसे बेसिक पार्ट जो है वो क्रिएट हो जाना। यानी कि आप ये समझें कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो आप उसकी बेस में सबसे पहले जो एक ईंट रखते हैं वो उसका न्यूक्लिएशन होता है। वो ईंट फिर आप मुख्तलिफ ईंटें उसके साथ जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते जाओ, ये ईंट से ईंट मिल के एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की न्यूक्लिएशन है, वो उसका एक बेसिक यूनिट सेल होता है। तो जब उसका एक यूनिट सेल बन जाता है, फिर वो यूनिट सेल जब ग्रो करना शुरू करता है, तो आप उसको न्यूक्लिएशन से उसकी बाद उसकी ग्रोथ कहते हैं। फर्ज करें आपके पास कोई भी एक क्यूबिक क्रिस्टल में कोई कंपाउंड बन रहा है, और जब उसका एक बेसिक यूनिट सेल क्रिएट हो जाएगा, सिंगल यूनिट सेल, तो वो उसका न्यूक्लिएशन होगा। और उसके बाद जब उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि अब वो यूनिट सेल जो है वो अपने आप को रिपीट करते हुए एक लार्जर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करने जा रहा है। इसको हम ग्रोथ प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद कोर्सनिंग है। कोर्सनिंग में यही होता है कि आपके पास चीज़ें जो हैं वो छोटी से बड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद एग्लोमेरेशन प्रोसेस है। एग्लोमेरेशन का मतलब ये होता है कि कई काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ें मर्ज हो जाएँ, मिल जाएँ, एक दूसरे के अंदर मदगम हो जाएँ और एक बड़ी चीज़ बना लें। इसको एग्लोमेरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। आमतौर पे इसमें चीज़ें एग्लोमेरेशन में जो है वो चीज़ें अपनी आइडेंटिटी कायम रखती हैं। फ़र्ज़ करें छोटे-छोटे डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, वो मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। जबकि कोर्सिंग में ये होता है कि वो इस तरह ज़म होते हैं कि आप उनकी जो अलहदा से जो आइडेंटिफ़िकेशन होती है, आप वो नहीं कर सकते। तो आपको वो एक बड़ा-सा ही एक यानी कि यूनिट नज़र आएगा। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं इस प्रोसेस के? The products are generally insoluble species formed under conditions of high supersaturation। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। ज़ाहिर है आपने कुछ रिएक्टेंट्स डाले सॉल्यूशन के अंदर, वो ऐसे मटेरियल होंगे जब आप उनका सॉल्यूशन के अंदर उनको डालेंगे तो उनके आयंस बनेंगे, वो आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे, और उस रिएक्शन के नतीजे में कुछ आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। और वो प्रोडक्ट क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें इनसॉल्युबल होगा, और वो नीचे की तरफ बैठेगा। नीचे की तरफ क्यों बैठेगा? क्योंकि वो जब वो आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसकी उस टाइम आपके पास एक सुपर सैचुरेशन की कंडीशन होगी। इसमें आमतौर पर जब सुपर सैचुरेशन कंडीशन किसी भी सॉल्यूशन में आ जाती है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं या उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, उसके बॉटम के अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह ये जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी इसके अंदर इनसॉल्युबल होंगे। न्यूक्लिएशन इज अ की स्टेप एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विल बी फॉर्म्ड। अब जब न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगी, उस टाइम आपके पास सुपर सैचुरेशन कंडीशन नहीं होगी, बल्कि उस वक्त क्या होगा, ये तमाम आपके पास जो न्यूक्लिएट्स होंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, ये आपके पास पूरे सॉल्यूशन में जगह जगह फैले हुए होंगे। और उसके बाद फिर जब ग्रोथ का प्रोसेस होगा, तो इसमें ये फिर आपस में क्या करेंगे, ये बढ़ने शुरू होंगे।
न्यूक्लिएट्स जो होंगे, जो न्यूक्लियस होंगे, या आप बेसिक यूनिट सेल कह लें, वो जब बढ़ना शुरू होंगे तो आपके पास जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होंगे वो बढ़ना शुरू। फर्क करें, अगर आप स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो हर एक न्यूक्लिएट से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन रहा होगा। अगर आपके पास रॉड्स बन रहे हैं तो हर एक न्यूक्लिएट जो है वो कन्वर्ट होगा, वो ग्रो करेगा एक नैनो रॉड की फॉर्म में। अगर वहाँ पे वायर्स बन रही हैं तो हर एक न्यूक्लिएट जो है वो नैनो रॉड, नैनो वायर की फॉर्म में ग्रो करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बढ़ना शुरू हो जाए, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो आपस में मिलना भी शुरू हो जाते हैं। अब इसमें एक प्रोसेस है, उसको ऑस्टवर्ल्ड राइपनिंग का नाम दिया जाता है। वो प्रोसेस यही है कि उसमें चीज़ें स्टार्ट में छोटी होती हैं, उसके बाद फिर क्या होती हैं, आपस में कंडीशन एक ऐसी आती है, वहाँ पे काइनेटिक प्रोसेस ऐसा स्टार्ट होता है कि वो चीज़ें आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं। ये जो मिलने का प्रोसेस होता है, इसको ऑस्टवर्ल्ड राइपनिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है। और अब एग्रीगेशन का मतलब भी यही है कि आपके पास चीज़ों का आपस में इकट्ठा हो जाना। तो उससे क्या होता है कि उसका साइज़ डिफरेंट हो जाता है। पहले स्मॉल साइज़ होता है, जब वो मर्ज होती हैं आपस में, अब 2 से 1 में, 4 से 1 में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उस वक़्त उनका साइज़ डिफरेंट हो जाता है, उनकी मॉर्फ़ोलॉजी मसलन शक्ल और सूरत उनकी चेंज हो जाती है। और ज़ाहिर है जब उनका साइज़ चेंज होगा, स्ट्रक्चर की शेप चेंज होगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो ज़ाहिर है उसपे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, the supersaturation condition necessary to induce precipitation are usually the result of chemical reaction। ज़ाहिर है वो सुपर सैचुरेशन कंडीशन कब प्रोड्यूस होती हैं, जब आपके पास जो अंदर केमिकल्स होते हैं उनके दरमियान रिएक्शन होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आपके पास कुछ नया कंपाउंड बनता है। वो कंपाउंड क्या करता है, उसकी मौजूदगी जो होती है वो सुपर सैचुरेशन कंडीशन को वो करती है, यानी कि उसकी मौजूदगी को यकीनी बनाती है। अब यहाँ पे आपके पास एक्स ए है, ए का रिएक्शन आप बी से करवा रहे हैं, दोनों का एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है, और वो जब आपस में रिएक्शन करके ए एक्स बी वाई बने, ए बी ए कंपाउंड बना, तो वो क्या हुआ, वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ज़ाहिर है सॉलिड फॉर्म में इसलिए वो क्या करता है, वो सोल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता, बल्कि नीचे जो है वो बैठना शुरू हो जाता है, और वो सोल्यूशन से अलग होना शुरू हो जाता है प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। तो इसका टिपिकल जो मेथड होगा सिंथेसिस का, उसमें क्या होगा, मेटल्स फॉर्म फ्रॉम एक्वस बाय रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर प्रिकर्सर्स। अब उसमें आप जो है वो कोई भी कंपाउंड, कोई भी मटेरियल जो है वो प्रिकर्सर जो होगा, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, उससे आप बना सकते हैं। माइक्रो सोल्यूशन बाय रिडक्शन फ्रॉम नॉन एक्वस सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑर्गेनिक प्रिकर्सर। अब ये वो सारे प्रोसेस हैं कि जिसमें आप नॉन एक्वस सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन भी इस्तेमाल हो सकती है कि आप किसी भी मटेरियल की रिडक्शन कर दें। किस चीज़ की वजह से, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, जिसमें आप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और उन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान आप आयनिक करंट फ्लो करवाते हैं। तो जब ये आयनिक करंट फ्लो होता है तो इसके दरमियान में बेसिकली वो रिएक्शन होता है। तो उससे अगर आप किसी भी मटेरियल की रिडक्शन करवा रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन कहा जाता है। एंड डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑर्गेनिक प्रिकर्सर। और उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर कोई मेटल की आपके पास एलिमेंट, मेटल एलिमेंट भी मौजूद है, तो उनकी अगर डीकम्पोजिशन की जाए मेटल ऑर्गेनिक प्रिकर्सर की, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, ये मेटल जो है, ये मेटल आयंस को आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्साइड कैसे बनते हैं, जैसे ऊपर ये इक्वेशन दिखाई गई है, इस इक्वेशन में आपके पास ये कंपाउंड बना हुआ है। ये जो आपके पास पहले दो पॉइंट्स हैं, ये है कि आप मेटल्स आइंस कैसे बना सकते हैं, या मेटल्स कैसे हासिल कर सकते हैं, मेटल के नैनो पार्टिकल्स कैसे हासिल कर सकते हैं। अब ये कि ऑक्साइड कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब उसमें ऑक्साइड ज़ाहिर है कोई भी बनेगा तो मेटल ऑक्साइड अगर है तो कंपाउंड होगा। कंपाउंड में आपके पास 2 से 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसमें आपके पास बाइनरी कम ऑक्साइड हो सकते हैं, टर्नरी ऑक्साइड हो सकते हैं। तो उसमें ऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। एक्वस सोल्यूशन में भी बनाया जा सकता है, नॉन एक्वस सोल्यूशन के अंदर भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन वो होंगे जहाँ पे आपके पास आप जो प्रिकर्सर्स के सोल्यूशन होंगे वो पानी के अंदर बनाएंगे। और नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं, जब आप सॉलिड फॉर्म में मुख्तलिफ चीज़ों के रिएक्शन करवाते हैं, उसको नॉन एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है।
तो मेटल चालकोनाइड्स फॉर्म्ड माइक्रोवेव सोनिकेशन असिस्टेड को प्रेसिपिटेशन। अब इसमें ये होता है कि जब आप ये को प्रेसिपिटेशन मेथड आप अडॉप्ट करते हैं, जब आप दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो उस दौरान आप माइक्रोवेव्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सॉल्यूशन को, अगर कोई रिक्वायर्ड एनर्जी चाहे तो उसके ज़रिए से आप रिएक्शन को तेज़ कर सकते हैं या वो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मेटल चालकोनाइड्स क्या होते हैं, ये मैं आगे अगली स्लाइड में आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा। ये आमतौर पे जो ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, इस तरह के जो आपके पास कंपाउंड्स बनते हैं उनको मेटल चालकोनाइड्स कहा जाता है। तो वो भी को प्रेसिपिटेशन मेथड से आप बना सकते हैं। अब इस मेथड की एडवांटेजेस क्या है? को प्रेसिपिटेशन मेथड के जो एडवांटेजेस हैं जनाब, वो आपके पास इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि सिंपल और रैपिड प्रिपरेशन होती है। इस प्रोसेस के अंदर जो रिएक्शन होता है वो एक तो सिंपल होता है, प्रिकर्सर्स आपको सिंपल रखने पड़ते हैं, और जो प्रोसेस होता है तेज़ होता है। आपके पास जो पार्टिकल्स बनते हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैक्सिमम आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आप इस मेथड से प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं। और पार्टिकल साइज को ज़ाहिर आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और कंपोजिशन आप खुद प्रिकर्सर बनाते हैं तो ज़ाहिर जिस हिसाब से आप प्रिकर्सर की कंपोजिशन रखेंगे उस हिसाब से आपके पास नैनो पार्टिकल्स में कंपोजिशन जो है वो आएगी, और पार्टिकल साइज जो है वो वेरी करता है। और वेरियस पॉसिबिलिटीज टू मॉडिफाई द पार्टिकल सरफेस स्टेट एंड ओवरऑल होमोजेनिटी। अब इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आप अगर सरफेस को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप पार्टिकल बनाने के बाद जो सरफेसेस होती हैं उनके ऊपर भी रिडक्शन प्रोसेस करवा सकते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज कर सकते हैं, कोई एचिंग प्रोसेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुछ भी है, आपके पास बहुत सारी अवेलेबिलिटी होंगी क्योंकि आपके पास प्रेसिपिटेट्स मौजूद हैं। उनको आपने जिस चीज़ से एक्सपोज करना है आप उसको सोल्यूशन फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में आप उनको एक्सपोज करके तो उन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा ये जो प्रोसेस होता है ये हमेशा लो टेम्परेचर पे होता है। आमतौर पे लोग रूम टेम्परेचर पे करते हैं या इसको 40 टेम्परेचर पे 50, 60, 80 तक ये टेम्परेचर रखे जाते हैं, और लो टेम्परेचर पे ये प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो इस हिसाब से एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी इसमें जो है वो यूज नहीं करने पड़ते। सिंपल आमतौर पे आपके पास जो वाटर होता है, वाटर के अंदर ही आप ज़ाहिर मोस्टली जो प्रिकर्सर डिजॉल्व हो जाते हैं, तो पानी के अंदर ही जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके जो डिसएडवांटेज भी है, ज़ाहिर जहाँ कुछ चीज़ों के एडवांटेज होते हैं वहाँ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। नॉट एप्लीकेबल टू अनचार्ज स्पीशीज। अब ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप सिंपल फर्ज करें, अनचार्ज का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे उसके आयंस क्रिएट हो जाते हैं जो कि चार्ज होते हैं। फर्ज करें आपने सोडियम क्लोराइड को जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो आपके पास सोडियम आयंस पॉजिटिव अलहदा हो गया और क्लोराइड नेगेटिव आयंस अलहदा हो गया, तो ये चार्ज आयंस है आपके पास। अब यही चार्ज आयंस अब इस सोडियम क्लोराइड के अंदर आप कोई और मटेरियल डालेंगे जो कि सोडियम के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये मिलके कंपाउंड बना लेंगे। अगर यहाँ पे हम कोई ऐसे आयंस या ऐसे एटम्स अंदर सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दें जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो रिएक्शन करने के काबिल नहीं होंगे। तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन मेथड के अंदर जो अनचार्ज आपके पास मटेरियल होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। वो रिएक्शन नहीं करेगा तो आपके पास ना तो कोई नया कंपाउंड बनेगा, ना किसी चीज़ की आपके पास डीकम्पोजिशन होगी, तो आप इससे कोई प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। तो ट्रेस इम्प्योरिटीज में आल्सो गेट प्रेसिपिटेटेड विद द प्रोडक्ट। ट्रेस इम्प्योरिटीज आमतौर पे जब आप सॉल्ट्स लेंगे ना, सॉल्ट्स आपके पास बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में नहीं होते। आप कभी देखें जो आपके लैब में जब आप लेंगे तो कुछ 98% होता है, कुछ 97% होता है, कुछ 99% होता है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हद तक इम्प्योरिटीज जो होती हैं जो कि दूसरे एलिमेंट्स की होती हैं वो मौजूद होती हैं, और जब आप उनको डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो भी आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि जब प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ भी वहाँ पे रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं और उन प्रेसिपिटेट्स के अंदर ये प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट्स में वो एज इम्प्योरिटी के तौर पे शामिल हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है अगर आपने ये काम करना है तो टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है कि थोड़ा
सोल्यूशन वगैरह बनाने में। फिर अगर आप कोई इसकी फ़िल्ट्रेशन करना चाहते हैं कि सोल्यूशन जो है वो उसमें इम्प्योरिटीज़ कम से कम आए, तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। बाद में आपने उसकी वॉशिंग करनी है जब प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्योंकि जितना आपके पास रिमेनिंग मटेरियल होगा वो सोल्यूशन में होता है, प्रोडक्ट नीचे बैठा हुआ होता है। अब उस प्रोडक्ट में ज़ाहिर है सोल्यूशन के अंदर तो है, तो रिमेनिंग या वो जो अनरिएक्टेड मटेरियल होता है वो मौजूद होता है, उससे आपने इसको सेपरेट करना होता है। उसमें आपको वॉशिंग करनी पड़ती है, तो एक एक मटेरियल को आपको 8 से 10 दफ़ा वॉशिंग करनी पड़ती है। उसमें आपको एथेनॉल यूज़ करना पड़ता है, आपको वाटर से वॉशिंग करनी पड़ती है। तो ये इस तरह ये एक जो प्रोसेस जो है वो प्रेसिपिटेट्स तो कम टाइम में बन जाते हैं, लेकिन उन प्रेसिपिटेट्स को फिर सॉल्यूशन से अलग करना, फिर उनको पुश करना और उनको इस फॉर्म में लेके आना कि आप उनको यूज़ कर सको, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। अच्छा, बैच टू बैच रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रॉब्लम, अब इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने एक बैच बनाया, फर्ज करें आप जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं, जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल आज आपने बनाए हैं, ये एक बैच बन गया। उसके बाद आपने एक बैच कल बनाना है, तो जब आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में भी सेम हो, लेकिन जब आप उनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, आप पार्टिकल का साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, तो आप देखेंगे वो उनमें डिफरेंस हो सकता है। अब एक दिन आपके नैनो रॉड्स बन गए, अगले दिन आपने देखा वो नैनो रॉड्स की बजाय आपके पास नैनो वायर्स बन गई, वो नैनो वायर्स की बजाय वो नैनो कॉलम्स बन गए, कोई अर्चन्स बन गए, और इस तरह डिफरेंट शेप बन गई हैं। तो ये डिपेंड करता है बैच टू बैच की प्रॉपर्टीज पर, और ये अक्सर औकात ये देखा गया है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर नहीं होती। This method does not work well if the reactants have very different precipitation rate. अगर आपके पास जो reactants हैं उनका precipitation rate अगर different है, तब भी आपके पास जो है ये मेथड काम नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप रिएक्शन ऐसे मटेरियल से करवाएं कि जब वो प्रेसिपिटेट बना रहे हो तो ऑलमोस्ट उसका रेट जो है वो एक जैसा होना चाहिए। फिर आपके पास एक यूनिफॉर्म जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो बनेंगे, और आपके पास यूनिफॉर्म मटेरियल जो है वो रिजल्टेंट के तौर पे आपको मिलेगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे एक टिपिकल को प्रेसिपिटेशन मेथड का यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया गया है कि स्टार्ट में आपके पास ये एनाइन सोल्यूशन है, ये कैटाइन सोल्यूशन है। वो मैंने बताया आपके पास कि जब आप दो सोल्यूशन बनाएंगे, दो केमिकल स्टार्ट का सोल्यूशन बनाएंगे, तो एक में आपके पास आपने पॉजिटिव आयन यूज करने हैं, दूसरे से आपने नेगेटिव आयन यूज करना है। हालांकि दोनों सोल्यूशन में पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, दोनों सोल्यूशन में मौजूद होंगे, लेकिन जब आप उनको एक बीकर के अंदर या एक कंटेनर के अंदर मिलाएंगे, तो एक का पॉजिटिव जो है वो दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास एक नया कंपाउंड बनना शुरू हो जाएगा। तो वो यही होता है कि जब ये एक सोल्यूशन से एनाइन और दूसरे से कैटाइन आपस में मिलते हैं, तो आपके पास बेसिक न्यूक्लिएशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और एक बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और फिर आपके पास वो ग्रोथ इतनी होती है कि वो प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठ जाते हैं। जब आप रिक्वायर्ड आप टाइम तक प्रोसेस करवा लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उसको रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, या प्रेसिपिटेट्स उतने बनाने होते हैं उस साइज़ के, ताकि आप साइज़ कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, फिर आप टाइम को फॉलो करते हैं, तो फिर आप उन प्रेसिपिटेट्स को बेसिकली फिल्टर आउट करते हैं सोल्यूशन में से जिसके अंदर वो बन रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास वो फिल्ट्रेशन के बाद वो आ जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, और उन प्रेसिपिटेट्स को फिर कैल्सिनेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस से गुजारने के बाद आपके पास खुश्क और ड्राई हालत में वो नैनो पार्टिकल पाउडर जो होता है वो आपको मिल जाता है। कैल्सिनेशन का प्रोसेस ये होता है कि आपने उस मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे हीट करना होता है। अच्छा, अब इसमें आप ऑक्सीजन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, उसकी महदूद सी जो है वो आप अमाउंट भी दे सकते हैं। आप समझेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब भी आप हीट करेंगे तो कैल्सिनेशन कहा जाता है। आप कैल्सिनेशन की डेफिनेशन जब इंटरनेट में चेक करेंगे तो आपको कई तरह की डेफिनेशन मिलेगी। कुछ में लिखा होगा कि आप हीटिंग करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ में लिखा होगा जी आपने इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करनी है तब इसको कैल्सिनेशन कहेंगे, कुछ कहेंगे जो आपने कंट्रोल्ड अमाउंट देनी तब इसको कैल्सिनेशन कहेंगे। तो ये वर्ड जो है कैल्सिनेशन बेसिकली हाई टेम्परेचर पे जब आप हीट करते हैं किसी मटेरियल को, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये आपको एग्जांपल दी गई है कि आपने जिंक ऑक्साइड के नैनो स्फीयर बनाने हैं।
तो वो कैसे बनाने हैं, वो ये जिंक एसीटेट से आपने स्टार्ट किया, इस जिंक एसीटेट को आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो जाहिर है आपके पास जिंक आयन अलहदा हो जाएगा और आपके पास ये रेडिकल जो है वो इससे अलहदा हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी स्टीरिंग करेंगे, सोनिकेशन करेंगे, सोनिकेशन के बाद यहाँ पे आप इसके अंदर पीईजी मिला रहे हैं, ये मिक्सचर है, ये वाला मिक्सचर और ये पीईजी ये दोनों मिला रहे हैं। इसके बाद आप इसकी स्टीरिंग करेंगे, स्टीरिंग में आपके पास ये मैग्नेटिक स्टीरर है, इसके अंदर आप मैग्नेटिक बार लगाएंगे और वो मैग्नेटिक बार जो है वो इसको घुमाता रहेगा सोल्यूशन को और उसकी स्टीरिंग होती रहेगी। थर्मामीटर जो है वो इसका टेम्परेचर आपको बताता रहेगा और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने 12 घंटे के लिए अगर ये रिएक्शन लगा दिया तो आपके पास यहाँ पे ये बन जाएंगे क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे नीचे, जिनको आप बाद में एथेनॉल के ज़रिए से वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग के बाद आप उसकी फिल्ट्रेशन करेंगे और फिल्ट्रेशन के बाद आप उनकी जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सोल्यूशन से आपके पास सॉलिड फॉर्म में नैनो पार्टिकल अलग मिल जाएंगे आपको, जिनको आप बाद में ओवन में रख के खुश कर सकते हैं और उसके बाद फर्नेस के अंदर रख के आप उसकी कैल्सिनेशन कर सकते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो इस तरह आपको जिंक ऑक्साइड के नैनो स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको अपेरेटस कौन कौन सा चाहिए होता है? ये आपके पास ये मैग्नेटिक स्टीरर है जो कि आपको रोटेशन स्पीड और टेम्परेचर जो है उसका कंट्रोल आपको देगी। आप रिएक्शन का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और सोल्यूशन को अपने रोटेट, उसके अंदर जो रोटेशन होगी मैग्नेटिक बार की जो कि इस सोल्यूशन को घुमाने के लिए, ताकि वो आपका रिएक्शन जो है वो होता रहे, तो उसके लिए ये आपको रोटेशन कंट्रोल चाहिए होगा। उसके बाद आपको बीकर्स चाहिए होंगे जिनके अंदर आप ये सोल्यूशन बनाएंगे, दो छोटे बीकर जिनके अंदर आप डिफरेंट सोल्यूशन बनाएंगे, उनको मिक्स करेंगे बड़े बीकर के अंदर। तो ग्लास बीकर चाहिए होते हैं, ये मैग्नेटिक बार हैं जो आप इसके अंदर डालेंगे तो ये मैग्नेटिक स्टीलर जो है वो इसको घुमाएगा तो आपके पास ये पूरा सोल्यूशन जो है वो अंदर स्टीयरिंग होगी उसकी और वो सोल्यूशन रोटेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद ये आपके पास एक ब्यूरेट है जिसके अंदर अगर आपने इस सोल्यूशन की पीएच को कंट्रोल करने के लिए या रिएक्शन कंडीशन मॉडिफाई करने के लिए कोई एक्सटर्नल आपने कोई मटेरियल डालना है, कोई सोल्यूशन डालना है, तो वो आप ऊपर से इसमें डाल सकते हैं। बाज़ औक़ात हम डोपिंग करते हैं तो उसमें भी हम ऊपर से कोई ड्रॉप वाइल कोई चीज़ डालते हैं, या आपने अगर कोई ऐसा मटेरियल डालना होता है जो रिडक्शन करेगा जाके, तो वो भी हम ऊपर से ड्रॉप वाइज डालते हैं। उसके लिए आपको ये स्टैंड और ब्यूरो जो है वो चाहिए होता है। ठीक है जी। तो इस तरह ये आपके पास एग्जांपल्स हैं जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नीचे पार्टिकल्स मौजूद हैं इस सोल्यूशन में। यहाँ पे देखें ये ऊपर जो आपके पास सोल्यूशन है वो पूरा ट्रांसपेरेंट और ये प्रेसिपिटेट्स नीचे है। यहाँ भी ऐसे ही है कि पूरा ऊपर से मटेरियल जो है वो आपके पास ट्रांसपेरेंट है और मटेरियल जो है वो नीचे आपके पास बॉटम के अंदर पड़े हुए हैं। अब ये एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो यहाँ पे उसने जब मैग्नेट रखा साथ तो ये देखें ये पार्टिकल उसके साथ अट्रैक्ट भी हो गए हैं उसकी तरफ। और यहाँ पे अगर देखें तो ये वो सोल्यूशन है कि जिंक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, उसके अंदर ये जिंक ऑक्साइड के पार्टिकल पड़े होंगे। ये कॉपर सल्फाइड का सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फाइड नैनो पार्टिकल नीचे पड़े हुए हैं। और ये जिंक सल्फाइड का सोल्यूशन है, इसमें जिंक सल्फाइड के नैनो पार्टिकल जो है वो ये नीचे आपको वाइटिश कलर में जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था आपको प्रेसिपिटेशन मेथड।